इंटरेस्टिंगली इनफ कार्ल यंग वाला जो टाइम है ना, जो कार्ल यंग की रिसर्च का टाइम पीरियड है, और जो बाकी जो थेरिस्ट है उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपस में बाकी साइकोलॉजिस्ट के साथ रिएक्ट की, आपस में उनका इंटरेक्शन हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन जिस टाइम पे फ्रॉइड वाज इन हिज प्राइम, व्हिच एंड ही वाज अबाउट लाइक 50s के बीच में ही वाज देयर। कार्ल यंग वाज इन हिज अर्ली 30s एंड ही वाज ऑलरेडी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फिजिशियन। उसने साइकेट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया एक पॉइंट पर, और ऑब्वियसली उसका फ्रॉइड अपने टाइम का बहुत वेल नोन वो था। लेकिन अगेन बिकॉज उसका पेसिमिज्म था, या क्या कहें, उसकी एक्सट्रीमली सेक्सुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स थी, इसकी वजह से वो एक सर्टेन से एक सर्टेन सर्कल के अंदर ही पॉपुलर था, साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के, लेकिन उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता था। कार्ल यंग उसी टाइम पर कम उम्र में, उससे काफी कम उम्र में ज्यादा एस्टैब्लिश हुआ था फॉर हिज नैरेटिव, एंड हिज नैरेटिव वाज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉइड्स। सही है, तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, कार्ल यंग डिड असेस फ्रॉइड शुरू में इन हिज साइकोएनालिसिस वाली जो पूरी रिसर्च है, लाइक ही कंप्लीटली अग्री विद साइकोएनालिसिस, उसको समझ आया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। कार्ल यंग अग्री करता है कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक बात से जो बहुत लेट्स से बहुत जिसको बड़ा इख्तिलाफ है, वो ये है कि ये चीजें आपकी पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफस्टाइल को, पूरी पर्सनालिटी को, हर चीज को शेप नहीं कर सकती। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक हद तक ही वो आपके ऊपर हावी हो सकता है, जब तक आप उसको हावी होने देंगे। देयर आर अदर थिंग्स दैट अकाउंट फॉर योर पर्सनालिटी एज वेल। सही है। बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, शुरू से अगर हम बात करें तो उसने कहा कि साइकी को जो है ना, साइकी क्या है, आपकी टोटल पर्सनालिटी है। इसको मैं मेरा बोर्ड पे करके बता देती हूँ। साइकी क्या होती है, सर ने भी बताया था, हमें भी पता है। साइकी आप ऐसे समझ लें कि इट्स अ टोटल ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी के सारे हिस्से इसके अंदर कवर हो जाते, ठीक है। बल्कि तीन में भी, पहले इनिशियली दो में, एक आपका कॉन्शियस पार्ट है और एक आपका अनकॉन्शियस है। यहाँ पे सब कॉन्शियस नहीं आ रहा, ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें फर्क है, ठीक है। कॉन्शियस क्या है, वंस फील्ड ऑफ अवेयरनेस, बेसिकली आपकी जो ईगो है ना, वो आपका कॉन्शियस है। ये हम कार्ल यंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्ल यंग के हिसाब से आपकी साइकी दो चीजों के उस पे, और इसके साथ की फर्दर फिर डिवीजन अभी आगे आएगी। सही है। कॉन्शियस में आ गया ईगो। सही है। ईगो क्या है, ईगो इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है। एक्ट्स एज अ गेट कीपर। यहाँ पे इड ईगो सुपर ईगो एग्जिस्ट नहीं करता। वो कह रहा है आपकी पर्सनालिटी का जो कुल है ना, जो टोटल है ना, वो आपका कॉन्शियस है, वो आपका ईगो है। ईगो लेकिन गेट कीपिंग कर रहा है किस चीज की, उसने ईगो को कहा कि वो गेट कीपर है। किस चीज की गेट कीपिंग कर रहा है, ये हम आगे देख रहे हैं। जब आपका अनकॉन्शियस है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। अनकॉन्शियस के अंदर एक आ जाता है कलेक्टिव। अब इनमें फर्क क्या है। अच्छा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, सिमिलैरिटी एंड सेमनेस ऑफ एक्सपीरियंस। कलेक्टिव एक बहुत डिटेल चीज है, तो अभी आगे आ गया तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट टू लाइक पेंट द पिक्चर, ये आपकी साइकी है, ये टोटल ऑफ पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू यंग, ठीक है। पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होता है, पर्सनल अनकॉन्शियस ये होता है इवेंट्स ऑब्जर्व्ड सबलिमिनली। सबलिमिनल क्या होता है, इनडायरेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता, थ्रू इमेजेस, थ्रू सिंबल्स। हमारे साथ क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी मेमोरी के अंदर होती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट होती हैं, ठीक है, एंड दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आवर मेमोरी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमने कोई ख्वाब देखा होता है और हमें खुद उसका मतलब नहीं पता चल रहा होता, या हम कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में, कुछ जगहों पे हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हम खुद, जब हमें कभी हम कहीं बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में ऐसी मेमोरीज आ रही होती है जिनको हमने कभी अटेंशन नहीं दी होती, कि लेट्स से कुछ लोगों की शक्लें हमें फॉर नो रीजन याद रह जाती हैं, कुछ लोगों की आवाजें हमें फॉर नो रीजन याद रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं यार ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, या कोई किसी चीज की, कोई किसी बंदे की कोई बात हमें किसी एक और इंसान की याद क्यों दिला रही है। ये सब वो प्रोसेसेस हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा है।
लेकिन अनकॉन्शियस कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट वेरी डोमिनेटिंग ओवर योर कॉन्शियस, बट व्हेन इट इज, कभी कभी कुछ ऐसे मौके होंगे कि आपको, जैसे कि मैंने कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ लोग हैं, किसी इवेंट की बात हो रही है, कोई लोग बात करेंगे, उस वक्त मुझे याद है कि अरे हाँ, आई वाज आल्सो देयर, सो आई विल रिमेंबर समथिंग एंड आई विल से इट, और लोग कहेंगे हाँ यू नो इसकी बात से मुझे ये याद आया, ऐसा होता है ना, बहुत सारी बातें इस तरह शुरू करते हैं, इस बात से मुझे ये याद आया, या ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, या मुझे सही से याद नहीं है लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है। ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें ये कि हमारे अंदर एक सब कॉन्शियस के अलावा जो दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है वो अनकॉन्शियस है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो अनकॉन्शियस, उस अनकॉन्शियस से हम बहुत सारी मेमोरीज ड्राइव कर लेंगे, काम की चीजें भी होंगी, बेकार चीजें भी होंगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हम इस बंदे के बारे में क्यों सोच रहे हैं, हम इस चीज के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये बात मुझे क्यों याद है, हम अपने आप को बहुत क्वेश्चन करते हैं। आपके अनकॉन्शियस कुछ चीजें स्टोर करता है जो कि आगे काम आती है, और कुछ चीजें ऐसी भी स्टोर हो जाती हैं जो आगे काम नहीं आती, लेकिन आपकी मेमोरी को आपका अनकॉन्शियस हमेशा इन्फ्लुएंस करता है थ्रू आउट योर लाइफ। सही है, ये आपका पर्सनल अनकॉन्शियस है। ठीक है, फिर एक चीज होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेट्स से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कार्ल यंग का। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाट वाज फ्रॉइड्स रीजन कि कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है या फॉर्म होता है। फ्रॉइड ने क्या कहा था इस बारे में, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। जो 5 स्टेजेस पे जो हमारे बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट होते हैं, राइट? वो तो हमारी फिक्सेशन होती है, दैट्स फिक्सेशन। सो बेसिकली फ्रॉइड का ये मानना था कि बिकॉज इड हमारे ऊपर बहुत हावी होता है एंड एवरीथिंग, और फ्रॉइड सेड वाज कि जब आपकी आइदर लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट जिन चीजों को रेगुलेट कर रही है ना, जब उनकी विशेस फुलफिल नहीं होती या जब आप उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते, तो आप कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने लग जाते हैं। जैसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक एग्जाम्पल है ना कॉम्प्लेक्स की। वो रीजन क्या था, उसका रीजन ये था, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये इनके अगर वो समझ आए तो ये भी समझ आ जाएगा कि psychic energy attracts constellations of related emotional ideas. For example, the group of thoughts and feelings that concern mother cluster around वो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं जरा आसान लफ्जों में इसको समझाती हूँ। हाँ हाँ, फ्रॉइड के मुताबिक कॉम्प्लेक्सेस जब फॉर्म होते थे जब आप आइदर ऑफ दीज इंस्टिंक्ट्स के साथ नहीं जाते थे, यू नो, जब आपको इड और ईगो के बीच का यू नो वो जो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे हम, सही है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आपका कॉम्प्लेक्स जब डेवलप होता है, जबकि या तो फिर ये फिक्सेशंस, या तो फिर आप किसी ना किसी स्टेज पे फिक्सेटेड होते हैं उसके रिजल्ट में, या तो फिर आपकी इड और ईगो की बीच की कॉन्फ्लिक्ट होती है उसके रिजल्ट में, या तो फिर डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट। बेसिकली जो आपको दो चीजें जो आप अपने आप को करने से रोक रहे हैं, तो वो जो मॉडरेशन है, वो जो एक कोपिंग मैकेनिज्म है, वो आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, जैसे कि हमने ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, तो वो जो आपका रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन फॉर्म होने के बाद यू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स। लेकिन कार्ल यंग के हिसाब से कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अलग चीज है। सही है, सो व्हाट ही सेड, कॉम्प्लेक्स क्या है, सब पर्सनालिटीज विद पोटेंशियल टू एक्सर्ट कंट्रोल एंड इमोशंस। सो व्हाट ही इज सेइंग कि जैसे एक मेन पर्सनालिटी होती है, एक मेन पर्सोना होता है, उसका एक छोटा शेयर हो रही है। तो कार्ल यंग ने कॉम्प्लेक्स को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि सब पर्सनालिटीज विद पोटेंशियल टू एक्सर्ट कंट्रोल ऑन योर थॉट्स एंड एक्शंस। थोड़ा सिंपलीफाई हो गया, अब आ रही है ना नजर वैसे इसकी? आ रही है। तो अभी हमने जो तीन चीजें जो हमें समझ आ गई थी अभी तक, वो क्या थी कि आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के अंदर हम कॉम्प्लेक्सेस को बेसिकली हम अनकॉन्शियस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस, योर ओन थॉट्स, योर ओन मैनिफेस्टेशंस ऑफ दोस थॉट्स, सही है, और ये आपकी मेमोरी को हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। अभी हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर है। कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो कलेक्टिव, इसका ताल्लुक इससे है। बेसिकली आपका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ना वो बनता है, आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो बनता है इंस्टिंक्ट्स प्लस
आर्केटाइप्स। अभी मैं बताती हूँ कि आर्केटाइप्स क्या है, जस्ट इन अ मोमेंट, लेकिन पहले उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स समझना जरा जरूरी है। ठीक है, हमारा अकॉर्डिंग टू यंग कॉम्प्लेक्स क्या है, सब पर्सनालिटीज विद पोटेंशियल टू एक्सर्ट कंट्रोल ऑन थॉट्स एंड इमोशंस। कॉम्प्लेक्स समझ आ गया। उस केस में कॉम्प्लेक्स क्या था, वो ये था कि आप किसी ना किसी स्टेज पे फिक्सेटेड हैं, या आपके बीच में कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, या तो फिर कोई ना कोई ऐसी अनरिजॉल्व्ड आपकी ख्वाहिश है जिसकी ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकी, इस वजह से कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा आपके थॉट्स और इमोशंस को रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब कार्ल जंग के हिसाब से कॉम्प्लेक्सेस कम फ्रॉम योर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता क्या है, इंस्टिंक्ट्स और आर्केटाइप्स का सम। इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, इंस्टिंक्ट्स तो हमने सब पढ़ी हुई है ना, जैसे कि एक डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, बेसिकली इंस्टिंक्ट इज समथिंग दैट यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑफ, ये नेचुरली आपके अंदर डेवलप हुई होती है। तो आर्केटाइप्स क्या होते हैं, अच्छा जी एक सेकेंड। कार्ल यंग ने आपकी पर्सनालिटी को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि अब अगर फ्रॉइड वाली थ्योरी को आप एक स्टेप आगे ले जाएं, लाइफ इंस्टिंक्ट डेथ इंस्टिंक्ट भी तो इंस्टिंक्ट्स ही थी ना, बट व्हाट ही इज सेइंग इज दैट देयर इज मोर टू योर पर्सनालिटी देन जस्ट योर इंस्टिंक्ट्स व्हिच इज योर आर्केटाइप्स। और इंस्टिंक्ट और आर्केटाइप्स को मिला के आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस बनता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्यों इन दो चीजों से बनता है, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस एग्जैक्टली चीज क्या होती है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आर्केटाइप एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्केटाइप क्या होती है। आर्केटाइप होती है cognitive categories or predispositions humans are born to think। इससे होता क्या है, we use them to think, feel, perceive and act in specific ways। अब याद करो, ये वाली डेफिनेशन, इसकी बहुत सिमिलर डेफिनेशन हमने कहीं पे पढ़ी हुई है, बहुत सिमिलर, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, और वो हमने इसमें नहीं पढ़ी हुई। किसी को याद आ रही है? रिपीट करना जरा दोबारा। Cognitive categories or predispositions humans are born with to think, feel, perceive, act and in specific ways। सोशल साइकोलॉजी। एग्जैक्टली जैसे कि हमने वो पढ़ा था, जैसे कि स्कीमाज एक फ्रेमवर्क होता है, इसी तरह आर्केटाइप एक हमारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज की। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्री डिस्पोज्ड है, और ये कॉग्निटिव कैटेगरीज हैं जिनके साथ वी आर बॉर्न विद। अब ये ऐसा क्यों है, मैं एक मिनट जरा बुक से भी इसको दिखा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, जरा समझना इजी हो जाए इसको। अच्छा, अनकॉन्शियस के अंदर ही है, हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे ना। आर्केटाइप क्या होता है, आर्केटाइप रिजल्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ कॉन्स्टेंटली रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। इससे क्या समझ आ रहा है, आप देखो, जैसे कि एवर सिंस लाइफ स्टार्टेड टू एग्जिस्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग वाले टाइम से हमें ये पता है कि भाई अगर आपको सरवाइव करना है, आप जंगल में हैं, आपको सरवाइव करना है, आपको एनिमल्स के साथ रहना है, तो हंटर्स गैदरर्स क्या करते थे, उनको ये पता है कि भाई उनको एनिमल को हंट करना पड़ेगा, तो फिर उनकी स्किन को वो शेल्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उनके फूड को वो मीट की तरह कंज्यूम करेंगे, ऐसा है ना। तो ये एक आर्केटाइप है ना कि यू कैन कंज्यूम एनिमल्स मीट एज योर फूड। ये एक आर्केटाइप है ना जो इतने सालों से चल के आ रही है अभी तक। अभी भी ऐसा होता है ना कि एनिमल्स की स्किन से कपड़े बनते हैं, वो अलग बात है कि कहीं कहीं पे वो बैन हुआ है, लेकिन दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्केटाइप, राइट। ये वो लर्निंग है जो हमने अपने एंसेस्टर्स और फोरफादर्स से लर्न किया। तो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ना, वो आपकी इंस्टिंक्ट्स और आर्केटाइप्स को मिला के बना है। तो आर्केटाइप में ये वाली चीज आ जाती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करती है हमारी अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की डेवलपमेंट में, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस एज अ रिजल्ट हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, archetypes resemble poorly formed channels in the psyche that may predispose libido in a form of certain course। Basically फ्रॉइड ने कहा था कि libido was a energy of id, so it was sexual in nature, but here according to Jung libido हर वो चीज है जो कि आपकी इंस्टिंक्ट्स और आर्केटाइप्स को मिला के वो हर वो ड्राइव है जो कि हर कैटेगरी के ऊपर वो करेगी। इट्स नॉट नेसेसरी सेक्सुअल, राइट।
अच्छा, ओके, आर्किटाइप समझ आया कि आर्किटाइप है क्या? हाँ आगे। किसी को आर्किटाइप अगर नहीं समझ आया तो मैं तो बात समझा दूं, क्योंकि इसके अंदर अभी 3 चीजें और आ रही हैं। जो चीज एंकेस्टर से लाइक अभी तक हम कोई ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हैं तो इट्स सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार नॉट लाइक ट्रेंड, देखो नेसेसरी बेसिकली वो लर्निंग जो कि सदियों से हमारे बीच में है कलेक्टिवली, और वो कलेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें पता है या सिर्फ मुझे पता है। कलेक्टिव लर्निंग जो हमने लाइक ईद जो सदियों हम से, मनाते हैं हाँ समथिंग, या हिंदू जो होली मनाते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स फॉर नहीं नहीं, मेजॉरिटी और पीपल। नहीं देखो वहां तो रिलीजन आ जाता है ना। वो आर्किटाइप वो चीज है जो कि आप जनरलाइज कर सकते हैं सबके ऊपर। लाइक आर्किटाइप वो चीज है कि ह्यूमन बिहेवियर, लाइक हाउ ह्यूमंस बिहेव इन अ न्यू सर्टेन ईयर, वे, व्हाई। न्यू ईयर। जैसे न्यू ईयर, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल नहीं कह जैसे सकते अभी हैं, जैसे कि देखे ना, अब ये आर्किटाइप है ना। हाँ बोलो। जैसे हम लोग ख्वाब बोलो। देखते हैं, तो एक ख्वाब ऐसा है जो हम्म, हर कोई देखता है तकरीबन, जो सब में कॉमन है। तो एक रिसर्च हुई थी यूएसए में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ख्वाब लोगों ने देखा था वो ये था, उसमें कोई वो भाग रहे थे और कोई पीछा कर रहा था उसका। तो बेसिकली मतलब उन लोगों ने भी ये रिपोर्ट किया जिन्होंने कभी भी जिंदगी में किसी ने पीछा नहीं किया ना, जैसे नॉर्मल जो शहर में रहते हैं जैसे जंगल वगैरह में तो समझ में आता है कि भाई जंगली जानवर पीछा कर सकते हैं ना। लेकिन जो शहरों में रहते हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट करा कि वो ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि बहुत दफ़ा देखा कि वो भाग रहा है और कोई पीछा कर रहा है। तो बेसिकली ये जो है एक रेमिनेंस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जो यानी कि जो हमारे जो, रेमिनिसेंट ऑफ, हाँ मतलब जैसे हाँ एंसेस्टर्स जो हंटिंग करते थे, जान बचाते थे, जान हाँ उनके पीछे लग जाते थे, वो उसका जो है ना थोड़ा सा यहाँ पहुंच चुका होता है सबकॉन्शियस में या हाँ अनकॉन्शियस। तो उस टाइप की चीज़ें जो है आर्किटाइप से हाँ देखो देखिए। जैसे इसकी यहाँ पे एग्जांपल है जिससे सबको क्लियर हो जाएगा, बुक में ही है वो, सॉरी ऐसे मैं बात कर रही हूँ कि एवरीवन इनहेरिट्स अ टेंडेंसी टू फियर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एंसेस्टर्स फाउंड पोटेंशियल डेंजर। जैसे कि अब हमें पता है कि जंगली जानवर जो है वो डेंजरस है ना, सबको पता है ना ये बात। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि स्नेक है, अब हम जब बड़े हो रहे हैं, ये एक आर्किटाइप है, ये किसी कल्चर पे स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी, हर कोई जानता है कि भाई स्नेक जो है जंगली जानवर है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन but an individual who grew up enjoying only pleasant encounters with snake will not be affected by this archetype। समझ आ रही है कि वो आर्किटाइप सब्जेक्टिव हो गई। वैसे तो ये एक है, वो डेंजरस तो वो है, लेकिन हो सकता है कि कोई स्नेक से आगे पीछे बढ़ा हो, और वो वाले स्नेक भी तो होते हैं ना जिनका वो वेनम निकला हुआ होता है। तो ऐसे लोग भी तो होते हैं, लोगों देखा नहीं कि लोग गले में लेके घूम रहे होते हैं स्नेक, सॉरी तो उनके लिए वो आर्किटाइप वैलिड नहीं है, हमारे लिए वो आर्किटाइप वैलिड है। सही है। लाइक हम स्नेक को अपने फियर के साथ जो है रिलेट कर रहे हैं, तो वो हम्म, अनकॉन्शियसली, यानी हमें उस पर सोचना नहीं पड़ रहा है ना। हाँ तो ये स्नेक हमारे कलेक्टिव हाँ फियर अनकॉन्शियस को में ये रिप्रेजेंट आर्किटाइप। कर रहा है। हाँ बिल्कुल 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 सही है। अब आर्किटाइप की कॉम्प्लेक्स समझ आ गया और आर्किटाइप समझ आ गया ना, तो आर्किटाइप की ना 4 बड़ी इंपॉर्टेंट वो हैं, जो हमें बस 4 ही पढ़ लें तो हमारे लिए काफी। वैसे तो इसने बहुत सारी आर्किटाइप्स बताई थी, अब अबाउट लाइक 16, लेकिन 4 बेसिक हैं। पहली होती है एनिमा एनिमस। बेसिकली ये एक ऐसी आर्किटाइप है जिसके हिसाब से एनिमा के अंदर क्या होता है कि फीमेल प्रेजेंस इन द मेल, यानी कि जैसे कि लेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने मेल फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, अपने अबू को आप कोई बात बताएं, या एक जनरल बस एक फीलिंग की बात कर रही हूँ, तो द टेंडेंसी फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग एंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम हैपेंस बिकॉज ऑफ एनिमा। कि एनिमा एक फीमेल प्रेजेंस है इन अ मेल which enables them to understand,
या you know which enables them to get where the other person is coming from. Same happens with females. ये वाली मेल प्रेजेंस जो है, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ ड्राइव, ये फीमेल्स में एग्जिस्ट करती है. ये कौन से एनिमास है? एनिमा फीमेल प्रेजेंस इन मेल एंड एनिमस मेल प्रेजेंस इन फीमेल. ये एक आर्केटाइप है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्केटाइप है. अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इस आर्केटाइप का सही बैलेंस है तो उसमें साइकोपैथोलॉजी अकर होना जो है ना वो मुश्किल है. लेकिन अगर किसी चीज के किसी इंडिविजुअल का बैलेंस नहीं है, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, किसी के अंदर एनिमा एग्जिस्ट करता है लेकिन एनिमस एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसके. ठीक है, ये एक सबसे बहुत बेसिक आर्केटाइप है. ठीक है, the well adjusted personality integrates that male and female attributes by means. यार एक वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी के अंदर एनिमा और एनिमस एग्जिस्ट करते हैं. बुक की टर्मिनोलॉजी में अगर बताऊं तो ऑल फीमेल्स एंड मेल्स पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों पोजेस करते हैं? ताकि हम रिलेट और अंडरस्टैंड कर सकें दूसरे जेंडर को हर तरीके से. सही है. मैंस अनकॉन्शियस फेमिनिन डिस्पोजिशन ड्यू टू आर्केटाइप इज नोन एज एनिमा. आदमियों के अंदर, मेल्स के अंदर जो डिस्पोजिशन होती है उसको हम एनिमा कहते हैं, वेयर एज द मेल आर्केटाइप इन विमेन इज कॉल्ड एनिमस. ये एक बहुत बेसिक आर्केटाइप है, ये दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती है और ये ऑपोजिट जेंडर्स के लिए एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि उसकी कंसर्न्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं. यू नो, इट इज एक जनरल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर जेंडर ये डेवलप होती है आपकी बिकॉज ऑफ दीज आर्केटाइप्स. ठीक है, ये आपके सबसे बेसिक आर्केटाइप है. उसके अलावा आगे बढ़ो. उसके अलावा ह्यूमन कैरियर. उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट आर्केटाइप है वो है पर्सोना. पर्सोना क्या है? पर्सोना लिटरली जो पहले जमाने में एम्फी थिएटर वगैरह में वो होते थे ना प्लेस, उसमें जो मास्क पहन के लोग अपना कैरेक्टर प्ले करते थे ना, पर्सोना उसको कहते हैं. पर्सोना का मतलब होता है मास्क. ठीक है, ये कैसी आर्केटाइप है? पर्सोना कहते हैं द पर्सनालिटी दैट वी पोर्ट्रेट टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. इट्स एज सिंपल एज दिस. हम बहुत सारी हमारे अंदर ड्राइव्स होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी हमारे अंदर अर्जेस होती हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हम अथॉरिटेटिव इंसान के सामने खड़े हो जाएं, हम बदतमीजी करते हैं, हम गुस्से का मुजाहरा करते हैं, हमें बहुत सारी सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं. राइट, लेकिन हम उनको क्यों नहीं करते उस टाइम पर? हम अपनी इंस्टिंक्ट के साथ क्यों नहीं जाते? हमारी पहली इंस्टिंक्ट तो ये होती है कि हम सामने को जोर से थप्पड़ लगा दें, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करते. क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए वी कैरी दिस पर्सोना विद अस व्हिच इज लाइक अ मास्क. इट enables us to be socially acceptable in situations like this. तो आपकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड आर्केटाइप है वो है पर्सोना. सही है, समझ आ गया? फिर उसके बाद आपकी थर्ड जो है वो है शैडो. ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है. इसमें ये आपकी पर्सनालिटी की वो डार्क साइड है जिसकी वजह से आपने पर्सोना फॉर्म किया होता है. बेसिकली टू बी वेरी, अगर फ्रॉइड के टर्म्स से बोलें तो शैडो क्या होगा? शैडो फ्रॉइड की उसमें आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसने शैडो को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ और इसने शैडो को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. हमने एक चीज अभी पढ़ी थी, डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म तो अच्छा भी होता है. शैडो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी की डार्क साइड है. तो अगर आप इसको फ्रॉइड के हिसाब से सोचें तो ये बेसिकली इम्पल्सेस ऑफ योर इड है या डिजायर्स ऑफ योर इड है. जैसे कि आप इड चाहता है ना कि आप रिवेंज ले लें, आप बुरा कर दें. इसने बोला लेकिन मुझे आवाज नहीं. ठीक है, सही है. सो डू यू सी द रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू? देयर इज रिजेम्बलेंस, लेकिन इसने बहुत ऑब्जेक्टिवली चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है और इसने बहुत अलग किस्म की कैरेक्टराइजेशन की है. इसने हर चीज को डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसने हर चीज को ऑब्जेक्टिव तरीके से अलग अलग लेवल्स के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कार्ल यंग ने. ठीक है, फिर आखिरी जो आपकी आर्केटाइप है वो है सेल्फ. अब सेल्फ के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जो कि हमने अभी तक पढ़ा है. सेल्फ के अंदर मेजरली ये सारी चीजें जो है ना इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि
पर्सोना और शैडो का जो रेशियो है वो मेरे अंदर वैरी करेगा, तुम्हारे अंदर वैरी करेगा, एनिमस और एनिमा का रेशियो हम सबके अंदर वैरी करेगा। बेसिकली इन चीजों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो मिला के आपकी सेल्फ बनाते हैं। तो ये आपकी 4 सबसे इंपॉर्टेंट आर्केटाइप्स हैं जो कि कवर हो चुकी हैं एंड कार्ल यंग इज अबाउट कंप्लीट। कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो सम है आपके आर्केटाइप्स का, आपकी इंस्टिंक्ट्स का। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता क्या है? इट्स द सिमिलैरिटी, इट्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड सेमनेस ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर सब चीजें आ गई हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली सारी चीजों का एक कुल सम है। और आपकी पर्सनालिटी अगर हम और पीछे जाएं तो ये किसका हिस्सा था? आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है, आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये तीनों मिला के आपकी साइकी बन रही है, ठीक है। ये आपका प्रिटी मच जो है वो कार्ल यंग इज कंप्लीट। इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं एनिमा की भी, एनिमस की भी, आर्केटाइप की भी है। किसी ने पूछा था ना शायद, तो आर्केटाइप की यहाँ से भी देख लेना पसमाला, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे टर्मिनोलॉजी लगी थी कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये साइकिक एनर्जी थी और वो सेक्सुअल थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू यंग ये साइकिक एनर्जी बट इट्स नॉट नेसेसरी सेक्सुअल, ठीक है। तो ये आपका कार्ल यंग इज आल्सो कंप्लीट। ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को इसने जिस टर्म में और जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वो आगे है। तो अगर किसी से, तो इसको बस कोशिश करना है कि ये वाली मिस नहीं हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये इन दोनों को ही मिला के आपकी जो है ना पूरी साइकी बन जाती है। तो दिस इज अबाउट कंप्लीट। कलेक्टिव अनकॉन्शियस यहाँ से भी बता देती हूँ एक दफा, जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ आया। एस्टोराउस इनहेरिटेड predispositions to perceive the world in certain ways। सही है, एक तो आपका हो गया, ये आपकी किसकी डेफिनेशन थी? आर्केटाइप की। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्केटाइप और इंस्टिंक्ट्स को मिला के बना है। Thus present at birth. The deepest, most inaccessible layer of psyche includes the persona and shadow archetypes, among others, which facilitate the development of the corresponding representations elsewhere in the personality. हमने अभी एनिमा, एनिमस, पर्सोना, शैडो, ये सारे चारों आर्केटाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। और ये सब आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा है। अगर आपको आर्केटाइप समझ आ गया तो आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी समझ आ जाएगा, सही है। फिर आर्केटाइप्स कैसे डिफाइन होती है? सिंबल्स के थ्रू, इमेजरी के थ्रू, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ये सब कुछ आगे आ जाता है। और एक लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना जो कि इसकी थ्योरी को कंक्लूड करती है वो है इंडिविजुएशन। जैसे कि मैस्लो की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी ना, कार्ल रॉजर्स और मैस्लो ने कहा था, बेसिकली बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसा ही जर्नी होता है इंडिविजुएशन। उसमें क्या होता है? एक सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है आपका, बिल्कुल वो पर्सनल है, सही है। उसमें होता क्या है? ग्रेजुअल लाइफ लॉन्ग अनफोल्डिंग ऑफ वंस इनहेरेंट एंड यूनिक पर्सनालिटी, ये आपकी इंडिविजुएशन, सही है। वो कैसे होता है? वो प्रोसेस कैसे होता है? आपकी पर्सनालिटी किस टाइम पे कितनी डेवलप होगी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं या आगे की स्टेजेस हैं, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस, वो सब मिला के इन चीजों, इन सब चीजों को मिला के जो है ना आपकी इंडिविजुएशन होती है, सही है। इसके अपने वर्ड्स में अगर देखें तो इसने ये यहाँ पे बोला हुआ है कि इंडिविजुएशन मींस बिकमिंग एन इंडिविजुअल एंड इन सो फार इंडिविजुअल एज इंडिविजुअलिटी embraces our innermost, last and incomparable uniqueness. It also implies becoming one's own self. We would therefore translate individual as coming to selfhood or self realization. जैसे कि हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ा था वैसे ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैसे यूनिक होगा भाई? हर किसी का प्रोसेस अलग होगा, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट अलग होगी, स्टेजेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें डेवलप हुई होंगी, उसके अलग किस्म के बायसेस होंगे, उसकी अलग प्रेजुडिसेस होंगी, वो उनको अलग तरीकों से ओवरकम करेगा, वो अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू उनको ओवरकम करेगा। बेसिकली आप अगर इसमें फ्रॉइड की चीजें भी ऐड कर दें तो यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। बट इफ यू अंडरस्टैंड आइदर ऑफ दिस यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों एक दूसरे से बहुत सारा, कुछ चीजें इनकी सिमिलर भी हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं, ठीक है। और इसकी जो फ्रॉइड वाली जो थी पर्सनालिटी साइकोलॉजी, उसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल, क्योंकि ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी डिटेल है, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन वगैरह इसने सब डेवलप की थी, लेकिन वो हमारे
इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ तक भी डन।